income. There are three methods of measuring national income. These are first output method or product method, second national income method, and third one is expenditure method. Crane-Cross says national income can be looked in any way of three ways, as the national income measured by adding up everybody's output, by adding up everybody's income, and by adding up the values of all things that people buy and adding their savings. तो हमने समझा क्या कि जो नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसके लिए थ्री मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. मतलब राष्ट्रीय आय को हम तीन विधियों से जान सकते हैं, तीन तरीकों से जान सकते हैं. पहला, जो कितना प्रोडक्ट हुआ वो सबको ऐड कर लें, कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको ऐड कर लें, या इनकम मेथड कितना सबका इनकम है उसको ऐड कर लें, या एक्सपेंडिचर मेथड यानी कितना पीपल पर एक्सपेंडिचर कितना है पीपल का बाय एंड एडिंग देयर सेविंग, यानी कितना कंजप्शन पे और कितना सेविंग के लिए उनका कितना परचेस किए हैं गुड्स और सर्विसेज और कितना सेविंग के लिए अमाउंट रखें उसको जोड़ लें, तो हम तीनों तरीकों से नेशनल इनकम को जान सकते हैं. फर्स्ट देखेंगे हम आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड क्या है. इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरी मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड. इसको हम कमोडिटी सर्विस मेथड या इन्वेंटरी मेथड भी कहते हैं. In this method, we find the market value of all final goods and services produced in a country in a year. तो इस विधि में हम क्या करते हैं, कैसे नेशनल इनकम को निकालते हैं, एक ईयर में, एक वर्ष में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए किसी कंट्री में, उसको हम जानते हैं. The entire output of final goods and services are multiplied by their respective market price to find out the gross national product. यदि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो जीएनपी है उसको जानने के लिए हम कितने टाइप की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, वो सारी गुड्स और सर्विसेज को उनके जो प्राइजेस है उनसे इनटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फिर जो भी सबका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आया उसको ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी पहले मिलता है, फिर उसमें हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं, तब हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है. तो पहले हमने क्या किया, एक देश में एक 1 ईयर में कितने गुड्स और सर्विसेज, कितने टाइप के गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए, वो पूरे कितने भी सेक्टर्स हैं, वो सारे सेक्टर्स के गुड्स और सर्विसेज को हम उसके प्राइस से इनटू किए, उसको ऐड किए, और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें और क्या ऐड किए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से हमको कितना इनकम मिला उसको भी जोड़ लिए, तो हमको क्या मिला, नेशनल इनकम मिला. वेयर एज हमने यहाँ पर फॉर्मूले में दिखाया है, जीएनपी इज इक्वल टू P1Q1 प्लस P2Q2. ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, P3Q3, P4Q4, और ऐसे करते करते जितना भी टोटल PNQN यानी कितना टोटल हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उसके उस क्वांटिटी को किससे इनटू किया हमने, उसके प्राइस से, और वो सबका जो हमारा रिजल्ट आया, आंसर आया, उसमें और क्या हमने ऐड किया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो फॉर्मूले में जो हमने शो किया है उसमें जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, पी क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस, 1 2 3 एंड यानी कितने हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, आर द वेरियस सर्विसेज प्रोड्यूस. द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएरी गुड्स एंड सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड. लेकिन क्या ध्यान रखना है, जो इंटरमीडिएरी गुड्स है, अभी जो फाइनली गुड्स और सर्विसेज नहीं बनी है, बीच में है, उसको हमको इसमें शामिल नहीं करना है. Only final goods and services should be taken into account. और किसको शामिल करना है, केवल जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनको ही हमको फाइनली लेना है.
Hence, we find out the value of output by different sectors like agriculture, government, professional industries. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है इंडस्ट्री सेक्टर हो सकता है प्रोफेशनल या जॉब वाले सेक्टर सर्विस वाले या हो सकता है वो प्राइवेट हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो जितने भी सेक्टर्स है सबका अलग अलग जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सबके प्रोडक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके प्राइस से और उसके साथ में हम सबको प्लस कर लेते हैं और ये प्लस करने के बाद और क्या प्लस करते हैं जो अब्रॉड से हमको नेट नेशनल इनकम मिला। तो हमको क्या पता चला नेशनल इनकम किसके थ्रू पता चला आउटपुट मेथड के थ्रू। अब हम देखेंगे इनकम मेथड क्या है। इन दिस मेथड द इनकम अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एग्रीगेटेड टू अराइव एट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। नेशनल एक कंट्री के नेशनल इनकम को किस मेथड से जान रहे हैं हम लोग इनकम मेथड से। तो क्या करें हम लोग देखिए इन दिस मेथड द इनकम अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी नो, ठीक है हमको पता है। तो ये जो चारों साधन है उनको शामिलात में कितना इनकम मिला यानी जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को यदि हम एग्रीगेट कर ले जोड़ ले मिला ले तो हमको क्या पता चलता है नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन received income in the form of rent, wages, interest and profits। तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड है तो उसको रेंट मिला, लेबर है तो उसको वेज मिला और लैंडर्स मनी लैंडर्स है तो उसको इंटरेस्ट मिला और यदि ऑर्गेनाइजर है तो उसको क्या मिला प्रॉफिट मिला। इनकम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट्स है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। जो इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो क्या होता है यदि फॉर्मूले में यदि हम इसको शो करें तो NI इज इक्वल टू R प्लस W प्लस I प्लस P। तो ये क्या है NI तो हमको पता है नेशनल इनकम whereas NI is equal to national income, R is equal to rent, W is equal to wages, I is equal to interest, P is equal to profit. This method gives us national income according to distributive shares। और इससे हमको क्या पता चलता है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मतलब जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका हिस्सा हमको पता चलता है, उनका शेयर नेशनल इनकम में कितना है वो भी हम नेशनल इनकम को यदि मेजर करेंगे इनकम मेथड से तो हम जान सकते हैं। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो तीसरी विधि है उसको हम क्या बोलते हैं व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the society in a particular year is added। यदि किस पर्टिकुलर ईयर का हमको नेशनल इनकम जानना है उस ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ सोसाइटी में देश के अंदर समाज में कुल कितना व्यय है वो व्यय को कुल टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को तो हमको पता चल जाएगा क्या नेशनल इनकम। इन दिस मेथड वी ऐड द पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड expenditure of the firm, government purchasing of goods and services and net export। तो ये जो एक्सपेंडिचर है कितने टाइप्स के हैं 4 टाइप्स में। कैसे दिखाई दिया नेशनल इनकम कैसे पता चला यदि फॉर्मूले फॉर्म में देखे फॉर्मूले के फॉर्म में तो वी कैन सी हियर NI इज इक्वल टू EH प्लस EF प्लस EG प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो वेयर NI इज इक्वल टू नेशनल इनकम। NI क्या है नेशनल इनकम है। EH क्या है एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड मतलब जो परिवार अपने ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है कंजप्शन पे और सेविंग पे। और क्या है EF क्या एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर्म एक फॉर्म का कितना एक्सपेंडिचर कितना खर्चा है वो। अपना EG एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है वो यदि हम जोड़ लें तो हमको क्या मिल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम पता चल रहा है। और उसमें और जोड़ना क्या है नेट एक्सपोर्ट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। और ये मेथड क्या बताता है कि कितना ये मान लिया गया है इस मेथड में कितना एक्सपेंडिचर है उतना ही इनकम है।
मतलब जितना आय होगा उतना ही तो व्यक्ति खर्चा कर पाएगा, व्यय कर पाएगा, इनकम से एक्स्ट्रा तो वो व्यय नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मान लिए कि टोटल जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही इनकम है। तो नाउ वी कैन लर्न डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम ये सीखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करना, ये हमने सीख लिया। नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, अब हम सीखेंगे कि मेजर करते समय नेशनल इनकम को जब हमने मेजर किया तो क्या क्या डिफिकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है। So difficulties in measurement of national income are: first, many of the products pass through a number of stages before these are purchased. If these are counted at every stage, double counting will be there. तो बहुत सारी ऐसा चीजें जो बनती है वो डायरेक्टली एक ही प्रोसेस से नहीं है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सब प्रोसेस में डिवाइडेड है, तो वो बहुत सारी सब प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती किसी एक फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। तो एक वस्तु कई बार जो गुड्स है वो कई बार काउंट फिर रिकाउंट और रिकाउंट होते जाती है, तो नेशनल इनकम हमको सही पता नहीं चलती है। सेकंड, गुड्स एंड सर्विसेज rendered free of charge or not included in the gross national product, though all this will enhance the welfare of the consumers. तो हमने क्या देखा, जो गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज आर नॉट इंक्लूडेड, जो गुड्स और सर्विसेज है लेकिन उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो वो तो नेशनल इनकम में शामिल नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, हमको सही से नेशनल इनकम पता नहीं चलती है। थर्ड, इनकम अर्न्ड थ्रू इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। और ऐसे ही असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो इनकम अर्न की गई है वो भी क्या हो रहा है, ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है, जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट, इसलिए भी नेशनल इनकम हमारा सही नहीं पता चलता है। नेक्स्ट, गुड्स मेंट फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड इट्स रिजल्ट इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऐसे ही जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस तो हुई है लेकिन सेल्फ कंजप्शन के लिए हम उसको मार्केट में नहीं ले गए हैं, इसीलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाती, जबकि प्रोडक्शन तो हुआ है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, unpaid services are not taken into consideration, therefore the national income is underestimated। ऐसे ही जो घर में हाउसवाइफ रहते हैं और घर के पारिवारिक सदस्य रहते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, और क्योंकि उसके लिए कोई इनकम भी नहीं मिल रहा है, ना ही खर्चा आ रहा है उसको सर्विस को यूज करने के लिए और ना ही वो सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कॉस्ट आ रहा है, ना ही उसको कोई इनकम मिल रही, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है। यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारी माँ खाना बना के खिला रही है, तो गुड्स और सर्विसेज तो गुड्स तो बन रहा है लेकिन उसके लिए नेशनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं हो रहा। वही हम होटल से मंगा के खा रहे हैं या किसी खाना बनाने वाले को बनाकर रख रहे हैं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके से सही नेशनल इनकम हमको पता नहीं चल रही है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। In order to get net national product, depreciation is deducted from gross national product। ऐसे ही जो depreciation है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है मशीन का, उसको हम क्या कर देते हैं, नेशनल इनकम में से डिडक्ट कर दे रहे हैं। thus depreciation lowers the national income, और इसलिए नेशनल इनकम हाई होते हुए भी क्योंकि डिप्रिसिएशन को हमने माइनस कर दिया है, हमारी नेशनल इनकम हमको कम दिखाई देती है। Durable goods also pose a problem. It is not possible to measure their uses value। ऐसे ही ड्यूरेबल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रही है उनका सही हम वैल्यू नहीं लगा पा रहे, यूज वैल्यू नहीं लगा पा रहे, इसीलिए हमको सही नेशनल इनकम नहीं पता चलती है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं, हम इतना अनुमान लगा रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दीज आर: first one, the national income estimate or statistics are very important for preparing economic plan and for forming national income policies। तो पहला फायदा क्या है, ये जो हमको नेशनल इनकम का आंकड़ा दिखाता है, क्या दिखाता है, नेशनल इनकम कितनी है वो बताता है, और वो हमको क्या फायदा करती है, जो प्लान्स बनाते हैं, योजना करते हैं, जितना भी गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है, इकोनॉमिक प्लान्स बनाती है, वो
पॉलिसीज बनाती है, वो बनाने के लिए हमको वो सहायता करता है, हेल्प करता है। द नेशनल इनकम डाटा आर यूजफुल इन रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री। नेशनल इनकम डाटा आर यूजफुल टू रिसर्च, यानी शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरण करने के लिए कंट्री में हमको मदद करता है। It enables use to assess the performance of each sector in the economy and interrelationship among the sectors, social account। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे एक और फायदा क्या है कि नेशनल इनकम जब हम मेजर कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, कितने जो सेक्टर्स हैं और आपस में एक दूसरे को उन्होंने प्रोडक्शन में कितनी मदद की है, और दूसरा नेशनल इनकम में उनका कितना शेयर है, ये भी पता। देखिए, अनेबल टू यूज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेक्टर, यानी एक सेक्टर ने कितना नेशनल इनकम में योगदान दिया है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में कितना उनका हेल्प रहा है, वो पता चलता है। और आपस में इन दोनों का, इन सभी फैक्टर्स का आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये भी हमको पता चलता है। इट इज मोर यूजफुल इन मेकिंग बजटरी एलोकेशन, और जब बजट बनाती है गवर्नमेंट तो एलोकेशन करती है, विबंटन करती है, बांटती है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बजट में भाग रखती है, तो वो बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को नेशनल इनकम मदद करती है। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री, और नेशनल इनकम का जो अमाउंट है, उसका लेवल है, उसके थ्रू हम कंट्री के जो पर्सन है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जान सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंपेयर इकोनॉमिक ग्रोथ विथ अदर कंट्रीज, और नेशनल इनकम के थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज का नेशनल इनकम जान सकते हैं और उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जान सकते हैं। कितना नेशनल इनकम बढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, नेशनल इनकम कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो डिफरेंट कंट्रीज में भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज इन अ कंट्री। और नेशनल इनकम के थ्रू और एक क्या फायदा है, ये हमको जो कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करना है, ये भी हमको मदद मिलती है, सहायता मिलती है नेशनल इनकम से। इट इज एसेंशियल टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन अ कंट्री विच रिफ्लेक्ट द वेलफेयर, एंड फॉर दिस नेशनल इनकम एस्टिमेट आर नेसेसरी। और सबसे अच्छा फायदा क्या है, एक पर कैपिटा इनकम पता चलता है। नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम से क्या पता चलता है कि एक देश के जो पर्सन है, जो निवासी है, उनको पर हेड कितना इनकम है। तो उसके थ्रू क्या पता चलता है, किसके पास ज्यादा इनकम है क्या, किसी के पास कम इनकम है क्या, ये कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। और उसमें कौन कितने पुअर पर्सन है ये पता चलता है। तो उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, वो नीतियां बनाने में, प्लान करने में, पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है। वेलफेयर प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट विल एनेबल अस टू नो द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। ये नेशनल इनकम से हमको पता चलता है ना, शेयर किस सेक्टर का कितना शेयर है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी सरकार का कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, एंड प्राइवेट सेक्टर यानी निजी लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये पता चलता है। तो हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नाउ वी कैन लर्न एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। अब हम सीखेंगे कि भारत में नेशनल इनकम या इंडिया में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन यानी गणना, अनुमान हम कैसे लगाते हैं। Soon after independence in the year 1949, the government of India appointed a National Income Estimates Committee composing of P.C. Mahalanobis, Gadgil and K.V.R.B. Roy to calculate the national income of India। तो हम क्या देखें कि जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिला, स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता के बाद 1949 में गवर्नमेंट ने नेशनल इनकम एस्टिमेट कमेटी बनाई, राष्ट्रीय आय अनुमान समिति, नेशनल इनकम एस्टिमेट कमेटी बनाई। किसकी अध्यक्षता में, पीसी महलनोबिस, गाडगिल एंड केवीआरबी राव की अध्यक्षता में ये बनाई। क्यों बनाई, भारत के यानी कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए।
At present, the Central Statistical Organization (CSO) has been instructed with the responsibilities of preparing national income estimate. अभी वर्तमान में अभी CSO हमारे भारत में, इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है. In India, national income is calculated by 2 methods. इंडिया में नेशनल इनकम को जानने के लिए, गणना करने के लिए, मेजर करने के लिए कितनी मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं? 2 मेथड्स को. वन इज इनकम मेथड एंड सेकेंड वन इज आउटपुट मेथड. तो पहली विधि क्या है? आय विधि, इनकम मेथड को, और दूसरा आउटपुट मेथड यानी उत्पादन विधि. यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2 मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं, 2 मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं, income method and output method. The CSO has divided the Indian economy into 13 sectors and grouped them under 5 heads. They are, जो CSO है हमारे भारत में, जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, इसने क्या किया है? जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया है. 13 सेक्टर्स में डिवाइड करने के बाद इनको 5 मेन ग्रुप्स में 5 हेड्स में क्या किया है? उसको रख लिया है. तो फर्स्ट क्या है? प्राइमरी सेक्टर. सेकंड क्या है? सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. और फोर्थ क्या है? फाइनेंस एंड रियल एस्टेट. और फिफ्थ वन क्या है? कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज. तो प्राइमरी सेक्टर में क्या डाला है सीएसओ ने? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग. यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, पहला क्षेत्र है, उसमें एग्रीकल्चर यानी कृषि, फॉरेस्ट्री वन विभाग, लॉगिंग यानी वनों की जो कटाई करते, लकड़ी संबंधी काट के काम, माइनिंग यानी खनन संबंधी काम, और क्वारिंग यानी उत्खनन बोलते हैं. क्वारिंग यानी जैसे बालू निकालना, जमीन में से पत्थर निकालना, वो सब. ठीक है. और सेकेंडरी सेक्टर में क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें हम निर्माण, विनिर्माण इकाइयां, मैन्युफैक्चरिंग. रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड यानी जो कि पंजीकृत है, जो नहीं पंजीकृत, मतलब रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में या फिर अनरजिस्टर्ड है. फिर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और भवन निर्माण बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्शन, वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली डिपार्टमेंट. गैस एंड वाटर सप्लाई, ऐसे ही गैस और वाटर सप्लाई करने वाला सेक्टर इस सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में क्या आता है? रेलवे, ट्रांसपोर्ट बाय अदर मीन्स. तो रेलवेज यानी रेल के थ्रू हम इधर उधर आते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. और दूसरे है जैसे रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, ये सब. एंड सेकेंड नेक्स्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन. तो स्टोरेज कम्युनिकेशन यानी जैसे वेयर हाउसिंग वगैरह रहते हैं, जहां पर हम स्टोर करके रख सकते हैं, वहां के कम्युनिकेशन. ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट. तो होटल और रेस्टोरेंट ये सारे सेक्टर इस कैटेगरी में आते हैं. फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ऑनरशिप ऑफ डीवेलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज. तो ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और ये जो बिजनेस सर्विसेज, ये सब ये फाइनेंस एंड रियल एस्टेट में आते हैं. कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज. और फिफ्थ जो ओवरहेड है, इसमें ये जो कौन से, इस वाले ग्रुप में कौन सा था? कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज. इसमें डिफेंस आएगा, जो सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रखते हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो दूसरी यानी सरकार लोक प्रशासन के लिए सेवाएं दे रही है या जो भी कार्य हो रहे हैं, वो वाले सेक्टर्स इसमें रखते हैं. और जो दूसरी अदर अन्य सेवाएं वो भी इसमें आती हैं. So now we have completed the chapter National Income Analysis. Thank you.